नमस्कार दोस्तों। अल्कट्राज जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। समुद्र के एक सुनसान टापू पर बनी इस जेल में कैदी सजा काटने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करते थे। यहाँ बनी जेल को अमेरिका का काला पानी भी समझा जाता था। कड़े सुरक्षा इंतजामों और चारों तरफ से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी से घिरे इस जेल को अमेरिका की सबसे मजबूत जेल माना जाता था। यह जेल एक चट्टान पर बना हुआ है, इसलिए इसे द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल में बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती थी, जहां 24 घंटे गार्ड पहरेदारी करते थे। इस जेल को 1910 में बनाया गया था। उस समय इस जेल का इस्तेमाल यूएस आर्मी करती थी, लेकिन फिर साल 1933 में इस जेल को यूएस आर्मी ने छोड़ दिया और 11 अगस्त 1934 को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में बदल दिया। यहाँ अमेरिका के सबसे खतरनाक गैंग लीडर्स एल कैपोन और मशीन गन केली जैसे लोगों को रखा जाता था। यह जेल समुद्र के बीचों बीच 22 एकड़ में एक सुनसान आइलैंड पे बनी है। यह जेल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि भागने वाले कैदियों को सीधा गोली मारने के आदेश थे। अगर कोई कैदी भाग भी जाता था तो 2 किलोमीटर तक यहाँ बहुत ठंडा पानी था, जिससे कि कोई कैदी भी इसे पार नहीं कर सकता था। इस जेल के पूरे हिस्ट्री में कैदियों ने यहाँ से 14 बार भागने की कोशिश की थी, जिसमें 36 कैदी शामिल थे। 23 पकड़े गए, 6 को गोली मार दी गई और 7 पानी में डूब के मर गए। यहाँ से 16 दिसंबर 1962 को जॉन पॉल स्टॉक ने भागने की कोशिश भी की थी। वह तैरकर गोल्डन गेट ब्रिज तक भी पहुंचा था, लेकिन ठंडे पानी की वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो गया और वो दोबारा पकड़ा गया और उसे फिर अल्कट्राज भेज दिया गया। अल्कट्राज जेल से भागना असंभव था, लेकिन इसको संभव किया था 3 लोगों ने, फ्रैंक मॉरिस और 2 भाई थे, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। ये तीनों इस जेल की 4 दीवारी से आज़ाद होकर दुनिया में ऐसी जगह चले गए जिनको ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI और 2 अन्य जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इन तीनों का कहीं पता नहीं चला। ये जेल ब्रेक की घटना आज भी एक रहस्य बन के रह गई। आपको ये कहानी पूरी फिल्मी लगेगी, लेकिन ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी, इसलिए इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, जो पहले किसी जेल से भाग चुके थे या जो हत्या, लूट, अपहरण और डकैती के मामले में यहाँ बंद थे। लेकिन 11 जून 1962 को एक भयानक अंधेरी रात को 3 कैदी इस जेल से भाग गए और इन्होंने ये साबित कर दिया कि अल्कट्राज जेल पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और इस जेल ब्रेक ने पूरे जेल अधिकारियों और अमेरिका की जांच एजेंसी FBI को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ब्रेक में जो लोग शामिल थे, उनमें से पहले थे एलन वेस्ट। वेस्ट को अपने पूरे जीवन काल में 20 से अधिक बार गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1955 में कार चोरी के आरोप में पहले अटलांटा में, फिर फ्लोरिडा स्टेट जेल में कैद किया गया था। फ्लोरिडा से भागने के प्रयास के बाद उन्हें 28 साल की उम्र में 1957 में अल्कट्राज जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये हैं फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक ली मॉरिस 11 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। उन्होंने अपना बचपन अनाथालय में बिताया था। 13 साल की उम्र से इसने क्राइम करना शुरू कर दिया था और बचपन में इसे कई बार चोरी और ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले ये भी कई बार अमेरिका की जेलों में रह चुका था। फिर इसको बैंक रॉबरी के जुर्म में 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन ये जेल से भाग गया। और फिर जब ये पकड़ा गया तो 20 जनवरी 1960 को इसे भी अल्कट्राज भेज दिया गया। और तीसरे थे इनमें 2 भाई, जॉन विलियम एंड क्लेरेंस विलियम। ये दोनों भाई भी पहले बैंक डकैती के जुर्म में अमेरिका के अलग अलग जेलों में बंद थे और ये दोनों भाई भी कई बार जेल जा चुके थे। जॉन विलियम को भी 24 अक्टूबर 1960 को अल्कट्राज भेज दिया गया और 1 साल बाद इसके भाई क्लेरेंस विलियम को भी 16 जनवरी 1961 को इसी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स, ये तीनों एक दूसरे को पिछली जेल से जानते थे और फिर इनकी मुलाकात इसी जेल में होती है। लेकिन जो ये फ्रैंक मॉरिस था, वो बहुत शातिर अपराधी था। वो अपने शार्प माइंड के लिए जाना जाता था। इनका IQ 133 था। IQ 133 होना मतलब हाईली इंटेलिजेंट। अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो उनमें IQ 90 से 110 तक होता था, लेकिन इसमें 133 था। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, कि हम किसी काम को कितने बेहतर तरीके से कितने कम समय में कर सकते हैं, ये हमारा IQ होता है। एलन को इस जेल के बारे में काफ़ी कुछ पता था, क्योंकि ये यहाँ बहुत दिनों से कैद था। उसने इस जेल के ब्लॉक B में ऐसी जगह ढूंढी थी जहाँ से भागना बहुत आसान था। जिस B ब्लॉक में ये एलन रहता था, उस B ब्लॉक की सेल के ऊपर एक छत थी और उसमें एक वेंटिलेशन होल था।
उस हॉल में सिर्फ जाली लगी थी और यही एक रास्ता था इनके भागने का। एलन ये प्लान फ्रैंक मॉरिस को बताता है और उसी दिन से फ्रैंक मॉरिस भागने के नए नए आइडिया सोचने लगता है। भागने का रास्ता तो इन्हें मिल गया था, लेकिन अब इनके सामने एक मुश्किल थी। ये लोग ब्लॉक बी में कैद नहीं थे, किसी और ब्लॉक में थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि चारों को ब्लॉक बी में एक दूसरे के बराबर शिफ्ट कर देते हैं और वहीं से ये सब भागने की प्लानिंग बनाते हैं। अब इन चारों को प्लानिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और बड़ी आसानी से ये लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। चारों के सेल्स के पीछे वाली दीवार पर एक वेंट था जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी। यहाँ से रास्ता सीधा कॉरिडोर की तरफ जाता था जहाँ कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं होता था और यहाँ से एक ड्रेन पाइप ब्लॉक बी की छत पर जाता था। छत की ऊंचाई 30 फीट थी और इस छत से एक पाइप नीचे उतरता था। इन लोगों ने इसी रास्ते से होकर भागना था। इनके लिए ये काम और भी आसान हो गया था क्योंकि छत पे ये लोग मेंटेनेंस का काम करते थे। मेंटेनेंस का काम करने इन लोगों को कई बार छत पे जाना होता था। आपको जैसे पता होगा कि जेल में सभी कैदियों को व्यस्त रखने के लिए सभी को कुछ न कुछ काम दिया जाता था और इन चारों को भी मेंटेनेंस का काम दिया गया था और इसी छत के रास्ते ये लोग भागने की प्लानिंग को अंजाम देते हैं। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था और ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे। इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमज़ोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियाँ पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद करने को कहा जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे किचन से चुराए छोटी छोटी चम्मचों से काफ़ी मोटी दीवार को तोड़कर होल बनाने का काम करते रहे और मई 1962 तक इन्होंने उस दीवार पर 6 बाई 9 इंच का होल कर दिया था। इस काम को ये लोग तब करते थे जब जेल परिसर में ज़ोर से म्यूजिक बजता था जिससे कि दीवारों को तोड़ने की आवाज़ किसी और को न सुनाई दे। दीवार पे इतना बड़ा छेद करना था कि उसमें से पूरा आदमी निकल सके। आप इस पिक्चर में ये टूल्स देख सकते हो। ये चारों इन्हीं टूल्स का यूज करते थे जब ये जेल की दीवार को तोड़ते थे और ये पिक्चर उस समय की ओरिजिनल पिक्चर्स है। अब 11 जून 1962 की वो रात आती है जिस रात का इनको बेसब्री से इंतज़ार था। इसी रात को इन्होंने भागना था। उस रात को कुछ देर के लिए बिजली चली जाती है और इसका फ़ायदा इनको मिलता है। 11 जून 1962 को रात के 9:37 पर ये तीनों उस बैंड के रास्ते बाहर निकलते हैं और कॉरिडोर के रास्ते बड़ी आसानी से बचकर वेंटिलेटर से बाहर निकलकर 30 फुट ऊंची छत पे पहुंच जाते हैं। वे तीनों छत पर एलन का इंतज़ार करते हैं लेकिन एलन नहीं आता। एलन बहुत डरा हुआ था। इसके बाद वो तीनों एलन को छोड़कर छत के साइड में एक पाइप था, उस पाइप के रास्ते ज़मीन पर कूद जाते हैं। वहाँ से 12 फीट ऊंची फेंस को पार करके ये तीनों इस जेल से बाहर निकल जाते हैं। किनारे पे पहुंचकर अपने अपने लाइफ जैकेट और राफ्ट में हवा भरकर ये लोग हमेशा के लिए इस जेल से भाग जाते हैं। इन्होंने ये लाइफ जैकेट और जो राफ्ट बनाया था वो जेल से चुराए हुए रेनकोट से बनाया था। लेकिन एलन यहाँ से नहीं भाग पाया, वह कॉरिडोर में रह गया। ये लकड़ी का चप्पू और लाइफ जैकेट एलन का है। एलन के दिमाग में एक बार ख्याल आया था कि वो यहाँ से चीख चिल्लाकर बता दे कि ये तीनों भाग गए, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। अगले दिन सुबह जब जेल स्टाफ सबको उठाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि फ्रैंक और दोनों भाई जॉन और क्लैरेंस अभी तक सो रहे हैं। जैसे ही गार्ड ने फ्रैंक का सेल खोला और उसके सर को जोर से हिलाया तो एक डम्मी हेड नीचे गिर गया। नीचे गिरने से डम्मी हेड थोड़ा सा टूट भी गया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये पिक्चर 1962 में ली गई थी। ये जो सेल आप देख रहे हो ये उन चारों के सेल थे। ये सेल फ्रैंक मॉरिस का है और ये एलन का, और ये जो आप देख रहे हो ये जॉन एंगलिन का और ये क्लैरेंस एंगलिन का। यह देखकर जेल स्टाफ सब अलर्ट हो गए। चारों तरफ सर्च ऑपरेशन किया लेकिन उन तीनों का कहीं पता नहीं मिला। इसके बाद जेल स्टाफ ने जब जेल के सभी सेल्स को चेक किया तो उन्हें एलन के सेल्स की दीवार पर एक छेद दिखा। फिर जेल स्टाफ को पता चला कि 3 नहीं, यहाँ से 4 लोग भागने की प्लानिंग कर रहे थे। अब FBI एलन से पूछताछ करती है। तो इस पूछताछ में एलन FBI को ऐसी बातें बताता है कि ये बात सुनकर FBI के होश उड़ गए। एलन इस पूछताछ में बताता है कि वे लोग इस प्लान को 2 साल से अंजाम दे रहे थे। उन्होंने सीमेंट, साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट से 4 डमी हेड बनाए थे और उन हेड्स पे जो बाल लगे थे उन्होंने वो हेयर कट कराते समय चुराए थे और उन हेड्स को हूबहू असली हेड का शेप देकर रात को जब सब लोग सो जाते थे तो वो इन डमी हेड्स को अपने बिस्तर पे रख देते थे, जिसको देखकर यह लगता था कि ये तीनों सो रहे हैं
और खुद वे लोग उस बैंड के रास्ते छत पे जाते थे। उसने बताया कि वे चारों रात को छत पर राफ्ट बनाते थे और इस राफ्ट को बनाने के लिए उन्होंने जेल से 50 से अधिक रेनकोट चुराए थे। उन्होंने यह राफ्ट 6 बाई 14 फुट रबर से बनाया था। उस जेल में कैदियों के लिए पेपर और मैगजीन भी आती थी। तो जो राफ्ट बनाने का आइडिया था ये फ्रैंक मॉरिस का था। उसने एक मैगजीन से ये आइडिया लिया था। उस मैगजीन का नाम था पॉपुलर मैकेनिक्स। उसमें एक आर्टिकल छपा था, योर लाइफ प्रिजर्व, हाउ विल इट बिहेव इफ़ यू नीड इट। यदि आपको इसकी आवश्यकता होगी तो यह कैसे काम करेगा। एलन फिर FBI को बताता है कि उन्होंने चुराए हुए लकड़ी से चप्पू बनाए थे। इनको छत पर यह काम करता कोई देख न ले, इसके लिए इन्होंने जेल स्टाफ को देखने के लिए एक पेरिस्कोप भी बनाया था। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें 2 शीशे लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी छुपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। विशेष रूप से पेरिस्कोप पनडुब्बी में लगा होता है। पनडुब्बी क्योंकि पानी के नीचे चलता है, तो ऊपरी सतह में क्या हो रहा है यह हमें पेरिस्कोप से दिखाई देता है। एलन ने बताया कि जब भी कोई जेल स्टाफ इनके सेल्स की जांच करता था तो ये चारों उस वेंट के आगे अपना सामान रख देते थे। एलन ने बताया कि उन्होंने जेल ब्रेक को अंजाम देने के लिए एक टूटे हुए वैक्यूम क्लीनर से ड्रिल मशीन भी बनाई थी। आप इस पिक्चर में ये ड्रिल मशीन को देख सकते हो जो इन्होंने एक टूटे हुए वैक्यूम क्लीनर से बनाई थी। और उस वेंट को छुपाने के लिए इन्होंने कार्डबोर्ड का एक सेम उसी तरह का वेंट बनाया था और पेंट भी इन्होंने जो दीवारों पे हुआ है सेम उसी तरह का पेंट इस कार्डबोर्ड पे किया था, जिससे कि पता न चले कि ये वेंट नकली लगाया हुआ है। एलन के अनुसार उन्होंने अल्कट्राज से भागकर एंजल आइलैंड के रास्ते मेनलैंड में जाना था। वहाँ से उन्होंने रैकून स्ट्रेट के जलमार्ग को तैरकर मैरीन काउंटी जो कि कैलिफोर्निया में है वहाँ पहुँचना था और इन तीनों ने वहाँ से कार चुराकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाना था। लेकिन कार चोरी और लूट की कोई खबर अल्कट्राज के आसपास कहीं नहीं हुई थी। दोबारा 14 जून 1962 को FBI और कोस्ट गार्ड पूरे आइलैंड में उनकी तलाश कर रही थी। तो कोस्ट गार्ड को 2 दिन बाद एंजल आइलैंड के साउथ साइड में लगभग 180 मीटर दूर में कुछ रबर के पैकेट मिले। उस पैकेट में उन कैदियों का कुछ सामान बरामद हुआ, जिसमें उनकी दोस्तों और फैमिली फ़ोटो, कुछ लेटर और कुछ उनका पर्सनल सामान था। और 21 जून को रेनकोट के टुकड़े गोल्डन गेट ब्रिज के कुछ ही दूरी पर एक समुद्र तट पर पाए गए थे, लेकिन उन तीनों की बॉडी कहीं नहीं मिली। और इस जेल ब्रेक के 1 साल बाद 1963 में अल्कट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब इस जेल का इस्तेमाल एक म्यूजियम के तौर पे किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। अल्कट्राज को बंद करने के बाद एलन वेस्ट को फ्लोरिडा जेल में ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ 1972 में उनके साथ वाले एक कैदी ने उनकी हत्या कर दी। केस FBI के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही। सारी जांचों और तफ्तीशों के बावजूद आज तक ये केस अनसुलझा रहस्य है। FBI ने आधारिक तौर पर 31 दिसंबर 1979 को 17 साल बाद इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि एंजल आइलैंड तक पहुंचने से पहले ही वो तीनों कैदी खाड़ी के ठंडे पानी में डूबकर मर गए और उनका शरीर सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के तेज पानी की धाराओं में बह गया। इसके बाद FBI ने इस केस की जिम्मेदारी US मार्शल सर्विस को सौंप दी। जेल प्रशासन का कहना था कि बाहर समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि वह 20 मिनट से ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। कई सालों तक इस केस में US मार्शल सर्विस भी जांच करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज भी ये केस ऐसे ही ओपन है। जब तक उन कैदियों की उम्र 99 साल पार नहीं हो जाती, तब तक ये केस क्लोज नहीं होगा और फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स वांटेड लिस्ट में ही रहेंगी। इसके अनुसार ये वारंट 2030 तक एक्सपायर हो जाएगा और US मार्शल सर्विस भी इस केस को बंद कर देगी। लेकिन फिर 2018 में FBI ने खुलासा किया था कि जॉन एगलिन ने एक लेटर लिखा था 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को। इस लेटर में उसने लिखा था कि फ्रैंक मॉरिस 2008 में मर गया था और उसका भाई क्लेरेंस साल 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा था कि इस वक्त उसकी उम्र चिट्ठी लिखते समय 83 साल की है और नॉर्थ डेकोटा के मिनोट इलाके में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा है। उसका लेटर लिखने का मकसद ये था कि जिस बीमारी से वो जूझ रहा है उस बीमारी का खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठाए और वो सरेंडर करने को तैयार है। इस खुलासे के बाद फिर जांच शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनोट में जॉन का पता तलाशा गया। फिर लंबे वक्त तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि यह चिट्ठी जॉन ने लिखी थी। FBI कई सालों तक एंगलिन ब्रदर्स के परिवार पर नज़र रखती रही, लेकिन उन्हें फिर भी कोई सबूत नहीं मिला। उन तीनों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जेल ब्रेक की घटना हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गया।
आप इस जेल ब्रेक की पूरी हिस्ट्री FBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है FBI का, आप उस पर क्लिक करिए और वहाँ से आपको इस जेल की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो आपको हमारी ये जेल ब्रेक की कहानी कैसे लगी, कमेंट में लिखना। धन्यवाद। जय हिंद।